13th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सवाल है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन अंडर ओस कोड। ठीक है, अब इस ओस कोड के अंदर भी मैंने अभी बताया कि पहले भी बताया था कि बहुत सारे जो छोटे मोटे लॉज थे, ठीक है, सेफ्टी के रिगार्डिंग, हमने उसको रिपील कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया और उसके जगह पे हमने ये ओस कोड लाया 2020 में। इसका फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब आपसे पूछ रहा है कि इस कोड में महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, अंडर दी ओस कोड 2020 द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर द सेफ्टी, dignity and equality of women in the workplace. These provisions aim to promote gender inclusivity while ensuring that women are not exposed to hazardous or discriminatory working conditions। ठीक है, तो ये कोड जो है जेंडर इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये इंश्योर करते हुए कि महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, उसको इंश्योर करते हुए महिलाओं के लिए सेफ्टी, डिग्निटी और इक्वलिटी के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन जो है उस कोड में ऐड किया गया। अब वो स्पेशल प्रोविजन क्या है, तो सबसे पहला है राइट टू वर्क इन ऑल इस्टेब्लिशमेंट एंड सेक्टर। ठीक है, ये ओस कोड बोलता है कि महिलाएं हर उस फील्ड में काम कर सकती हैं जिस फील्ड में मर्द काम कर रहा है। ठीक है, पहले बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब प्रोहिबिशन थे कि आप महिला है तो इस फील्ड में काम नहीं कर सकती या उस फील्ड में ऐसा, लेकिन अभी जो है हमारा ओस कोड वो बोलता है कि women आर अलाउड टू वर्क इन all types of establishment, ठीक है, and across all sectors including mine, factory, hazardous occupation etc। ठीक है, अभी जो है महिलाएं माइन इस्टेब्लिशमेंट में भी करती हैं, फैक्ट्री में भी करते हैं और कहीं कहीं हजार्डस ऑक्यूपेशन है वहां भी करती हैं। ठीक है, तो मतलब हर जगह अलाउ कर दिया गया। दिस इंक्लूड्स नाइट शिफ्ट विच वर प्रीवियसली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पहले जो हमारा लॉज था, ठीक है, उसमें महिलाओं को रात में काम करने से वर्जित किया गया था, रेस्ट्रिक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन हमारा ओस कोड 2020 में आया तो उसमें महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का भी जो है प्रोविजन बनाया गया कि अगर महिला चाहे तो रात को भी काम कर सकती है। हाँ, उनके लिए कुछ स्पेशल वो होने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। However, this is subject to condition related to safety, consent and working hours as specified by the appropriate government। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, रात में काम करना है या हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करना है या फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत महिलाओं को अधिकार तो दे दिए, ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी कंडीशन होता है कि भाई महिलाएं अगर नाइट शिफ्ट करना चाहती हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद ही वो काम करेंगी। अगर हजार्डस वर्क कर रही हैं कोई महिला, ठीक है, तो उनके लिए भी कि उसका वो महिला का कंसेंट है या नहीं है, सेफ्टी मेजर्स वहां पे हैं या नहीं है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, वर्किंग आवर गवर्नमेंट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी भी जो है कंडीशन के तौर पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट है परमिशन फॉर नाइट वर्क। इस ओस कोड में रात को काम करने के लिए भी परमिशन दे दिया गया है। ठीक है, वुमेन में बी एम्प्लॉयड बिटवीन 7 PM टू 6 AM। ठीक है, अगर कोई महिला रात को काम करना चाहती है तो सुबह रात के 7 के बाद से सुबह के 6 बजे तक वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कंडीशन, देखिए, दे कंसेंट इन राइटिंग टू वर्क ड्यूरिंग दोज आवर्स। ठीक है, वो महिला उस वर्किंग आवर्स में कंसेंट देनी चाहिए कि मैं इस वर्किंग आवर में काम करूंगी करके। ठीक है, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्ट फैसिलिटीज। ठीक है, अगर महिलाएं रात को काम करती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं, तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी रहेगी, ठीक है, कि उनको वो सेफ्टी प्रोवाइड करे, ट्रांसपोर्ट और रेस्ट फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है देयर आर कंप्लायंस मेजर फॉर देयर हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसी एक्ट के तहत महिलाओं के नाइट शिफ्ट में अगर काम करती हैं तो उनके लिए बहुत सारे मेजर्स को जो है
बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे उसमें प्रोविजन बनाए गए, तो उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि उनके हेल्थ और सिक्योरिटी का पूरा मतलब मेंटेन रहे। लास्टली है देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप किसी भी तरीके से महिला के डिग्निटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। ये सारी बातें सेक्शन 43 ऑफ ओस कोड में बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्रीच फैसिलिटी, मैंडेटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 और मोर वर्कर्स इंक्लूडिंग वुमेन। ए क्रीच, क्रीच का मतलब होता है चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो सेक्शन 67 में दिया गया है कि महिलाएं जहां भी काम करती हैं, अगर वहां एम्प्लॉय 50 या 50 से ज्यादा है, ठीक है, उसमें महिलाएं भी हैं, तो वहां पे क्रीच फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी महिला के बच्चे हैं तो वो बच्चा छोड़ के कहाँ से आएगी काम पर, ठीक है, तो उनके बच्चे के लिए भी फैसिलिटी हो, ठीक है, ऑन साइट पे भी और थ्रू अ कॉमन फैसिलिटी नियर बाय, कहीं आसपास में कहीं बच्चे को रखने का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, या जहाँ पे वो काम कर रही हैं वहीं पे बच्चे को रखने के लिए बच्चे के लिए कोई एक बाई होना चाहिए जो उनका ध्यान रखे, ठीक है, क्योंकि एक महिला तो नहीं होगी ना, बहुत सारी महिलाएं होंगी। तो ये सारी चीजें जो है, तो क्रीच फैसिलिटी भी महिलाओं के लिए उस कोड में बनाया गया। इससे क्या इंश्योर होगा, इंश्योर्स वर्किंग मदर्स कैन कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग चाइल्ड केयर, ठीक है। तो अगर ऑन साइट ही या बाजू में ही उनके बच्चे के लिए पूरा व्यवस्था हो खेलने कूदने का, ठीक है, और कोई महिला उसको अच्छे से देखभाल करे, तो ये जो वर्किंग वीमेन है वो भी अपने मतलब फ्रीली अपने जॉब को कर पाएंगी, ठीक है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस एक्ट के तहत आपका जो ओस कोड है इसमें प्रोविजन बनाया गया है कि किसी भी तरीके से चाहे आप रिक्रूटमेंट में या वेजेस में या वर्क असाइनमेंट में या प्रमोशन में आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 या 70 में भी है जो बात करता है कि आप किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी इस एक्ट में मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। लास्ट है सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या है, तो सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, टेलर्ड फॉर प्रेग्नेंट वीमेन और वीमेन इन सेंसिटिव हेल्थ सिचुएशन, नो एक्सपोजर टू हजार्डस प्रोसेस अनलेस सेफ्टी प्रिकॉशन आर फॉलोड, मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्डस, ठीक है, स्पेशली इन इंडस्ट्री लाइक केमिकल माइनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी मेजर्स को जो है स्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई महिला है ऐसी हैं जो जिनके स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, या उनका हेल्थ सेंसिटिव है, तो उनको ऐसे वर्किंग प्लेस पे नहीं रखा जाएगा जहाँ पे उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचे, ठीक है। कोई हजार्डस प्रोसेस में उनको जो है काम नहीं कराया जाएगा। इसके बाद है उनके हेल्थ के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है, खास करके ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ केमिकल या माइनिंग का काम होता हो। तो ये सारे प्रोविजन है आपके स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन अंडर ओस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th, रोल ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है। ये सवाल भी पीछे था लेकिन घुमा के पूछा था, ये थोड़ा अलग से पूछा है, ठीक है। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है जो स्कीम वगैरह लागू करते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 a dedicated institution called for social security board been created to ensure welfare protection and inclusion of unorganized worker इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जितने भी स्कीम्स हैं, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी मिले, ठीक है, तो उसके लिए जो है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड काम करती है। ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ही सोशल सिक्योरिटी बोर्ड काम करता है। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितनों को भी स्कीम मिलना है वो बोर्ड ही डिसाइड करता है, ठीक है, और बोर्ड के हिसाब से ही जो है मिलता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का रोल क्या होता है
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो देखिए पहला है रोल ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। पहला है एडवाइजरी रोल। ठीक है, द बोर्ड एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। तो अपने को तो सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड पहला काम एडवाइजरी रोल का करता है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर देयर सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये जो है आपके सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वो पॉलिसी बनाते हैं और स्कीम बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसी किस चीज के लिए, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर के लिए, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, पेंशन के लिए, हाउसिंग के लिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके फ्यूनरल असिस्टेंस के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो है पॉलिसी और स्कीम बनाने का काम करता है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। इसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, रिव्यूज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम का जो है इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या कहीं पे कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर भी करते हैं कौन, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं पे कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन की जरूरत है या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का जो काम है वो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर थ्रू ई श्रम पोर्टल, ensures that workers are issued a universal account number, monitor whether workers are paying included in database for entitlement tracking। ठीक है, ये जो आपका सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है ये भी देखते हैं कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उनका क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तभी उनको जो है रिकॉर्ड में लिया जाएगा, डेटा रहेगा और फिर उस डेटा के हिसाब से उनको स्कीमें दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी जो है डिटेल कौन रखता है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड रखता है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड पहले देखता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो जो है ई श्रम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर वो इंश्योर करते हैं कि सभी को अकाउंट नंबर मिल जाए, जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, ताकि वो डेटाबेस ट्रैक करने के लिए किस किस को ये स्कीम मिला है, किस किस को नहीं मिला है, वो इजीली कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का रोल, कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसी, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, जो भी सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंट है या जो भी अथॉरिटी हैं या स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, वो सभी से जो है कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क विद एनजीओ, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड ग्रुप्स टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जो भी बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, वो सभी को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो ये बात जानने के लिए एनजीओ का भी हेल्प ले सकते हैं, ट्रेड यूनियन के साथ भी मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन है उनके साथ भी ये काम करते हैं मिलके। तो ओवरऑल उनका मकसद ये होता है कि ये जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए वो सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन भी करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में रिकमेंडिंग स्कीम डिजाइन। ठीक है, अगर बोर्ड को लगता है कि कोई नया स्कीम लाना चाहिए, ठीक है, वो ला सकते हैं, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जो है रिकमेंड कर सकते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज है इसमें थोड़े से अमेंडमेंट होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें फंडिंग मैकेनिज्म फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी फंड, सेस, डोनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जो भी फंडिंग वगैरह होते हैं वो उन लोगों को जो उनके मतलब जिनको ये मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको सही से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीजें इनके अंदर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कवर करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है अवेयरनेस भी फैलाता है वर्कर के लिए, ठीक है, और वो जो है एडवोकेसी भी करते हैं। अगर सोशल ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को किसी चीज की जरूरत है या एजुकेशन की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो ये इन चीजों को एडवोकेट भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते भी हैं कि भाई इन लोगों को ये सारी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। लास्ट है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के अंदर कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉई होगा, ठीक है, और कोई एनजीओ होगा। ये सभी मिलके एक तरीके का बोर्ड का कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में प्रावधान सेक्शन 6 में दिया गया है। तो ये हो गया आपका 14th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन कंडीशन एंड एक्सेप्शन, ठीक है। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन क्या है, देखिए अंडर चैप्टर 7 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर का जो लाइबिलिटी है, ठीक है, उसमें उनको कंपनसेशन कैसे देना होता है, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, और कोई एक्सेप्शन भी है क्या, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने जब पिछले बार हम लोगों ने 2 मार्क्स के लिए किया था, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि कब कब कंपनसेशन एम्प्लॉयर दे सकता है। अब कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी गलती से कोई कोई हादसा कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एम्प्लॉयर ने आपको पीपीई किट दिया था, हैंड ग्लव्स दिया था, लेकिन आपने काम के दौरान उसका इस्तेमाल नहीं किया और आप बीमार हो गए, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जॉब पर उस दिन नहीं आए और बाहर आपके साथ हादसा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता है कॉम्पनसेशन के लिए, कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल होता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके बारे में चैप्टर 7 में पूरा प्रावधान किया गया है। पर्सनल देखिए क्या होता है, व्हेन इज एन एम्प्लॉयर लायबल, कब कब हम एम्प्लॉयर को लायबल मानेंगे, तो देखिए एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन इफ a personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of employment which result in death, permanent or total disablement or temporary disablement. This include occupational disease contracted during employment, ठीक है। ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर कब कब लायबल होगा, तो कोई भी एक्सीडेंट जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान होता है, ठीक है, अगर वो बंदा उसमें डेथ हो जाता है उसका, या वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है, या उसको कोई बीमारी हो जाती है इंजॉय में मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिया होगा कि अगर वो जानबूझ के ऐसा करता है तब एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये पूछ रहा था कि कॉम्पनसेशन क्या है, तो कॉम्पनसेशन क्या होगा, डिपेंड अपॉन वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय, एज ऑफ द एम्प्लॉय, टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है, और गवर्नमेंट नोटिफाइड फैक्टर। ये जो कॉम्पनसेशन का जो मानदंड है, ठीक है, कैसे होता है, तो किसी भी एम्प्लॉय का अगर उसका वेजेस कितना है ये देखा जाता है, उस एम्प्लॉय का एज कितना है वो देखा जाता है, ठीक है। इंजरी किस हिसाब का हुआ है, क्या डिसेबल हो गया है परमानेंटली, या वो टेम्पररी डिसेबल हुआ है, या पार्शली डिसेबल हुआ है, या किसी भी तरीके का डिजीज हो गया है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और फिर गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, ठीक है, किसी इंजर्ड एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद कंपनसेशन का अमाउंट जो है फिक्स होता है, ठीक है। जनरली जब हम ये सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करें, तो यहाँ पे डेथ के लिए कंपनसेशन दिया हुआ है 50% ऑफ मंथली वेजेस,
मल्टीप्लाइड रिलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी बंदा अगर डेथ हो जाता है तो उसका जितना सैलरी था उसका 50%, ठीक है, उसको 1,20,000 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा वो उसको कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। अगर परमानेंट डिसेबल हो गया कोई बंदा, ठीक है, मतलब बेड रिडन हो गया, ठीक है, तो उस केस में 60% ऑफ मंथली वेजेस जो उनका सैलरी होगा उसका 60% और 1,40,000 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। वो जितना भी निकलेगा परमानेंट टोटल डिसेबल के लिए वो सारी अमाउंट कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाएंगी। अगर कोई बंदा टेम्पररी डिसेबल हुआ है, मतलब जो ठीक हो सकता है, ठीक है, तो उनको हाफ मंथली पेमेंट ड्यूरिंग डिसेबलमेंट, जितने दिन वो डिसेबल रहेंगे उनको हाफ मंथली पेमेंट जो है एक्स्ट्रा मिलेगा कॉम्पनसेशन के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस भी रीइंबर्स किया जाएगा, जो भी उसका खर्चा होगा उनको वापस से सैलरी के तौर पे दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब ऑक्यूपेशन के दौरान बीमारी भी होता है ना, मास्क नहीं लगाए तो आपके अंदर कोई वो फैक्ट वो पटाखे का बारूद चला गया, सीमेंट का वो चला गया, ठीक है, पाउडर। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपने पूरे प्रिकॉशन नहीं लिए तो आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बीमार होते हो तो इसमें आपको जो है लाइबिलिटी होता है एम्प्लॉयर का। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान सारी चीजें आपने प्रिकॉशन ली थी फिर भी आप बीमार होते हो तो वो जो है एम्प्लॉयर लाइबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टाइम लिमिट टू रिपोर्ट इंजरी और डेथ। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको रिपोर्ट करना होता है इस चीज का, ठीक है, विद इन 30 डेज। ठीक है, जब आपके साथ हादसा होता है विद इन 30 डेज आपको जो है रिपोर्ट करना होता है, इसके बाद आपको जो है कंपनसेशन वगैरह मिलता है और जो भी पेनल्टी वगैरह रहेगा वो सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर कब कब लाइबल होगा। ठीक है, तो देखिए एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी के लिए एक्सीडेंट मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो काम के दौरान वो एक्सीडेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एम्प्लॉई मस्ट बी कवर्ड टाइमली नोटिस ऑफ इंजरी। ठीक है, एम्प्लॉई मस्ट बी कवर्ड, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ा था। देखिए कंडीशन क्या है, पहला एक्सीडेंट मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द इंजरी मस्ट बी लिंक्ड टू द ड्यूटीज और वर्क प्लेस। ठीक है, जो भी बंदा है अगर वो काम पर है, ड्यूटी पर है, तब कोई एक्सीडेंट होता है तब जो है उसको जो है एम्प्लॉयर लाइबल होगा। दूसरा है एम्प्लॉइज मस्ट कवर्ड, एम्प्लॉई ईएसआई स्कीम के तहत कवर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉई अप्लाइज टू एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय ईएसआई स्कीम, अप्लाइज टू एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय ईएसआई स्कीम। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जिस एम्प्लॉई का ईएसआई स्कीम के तहत कोई वो नहीं है, ठीक है, बना हुआ कार्ड वगैरह, तो उनके लिए ये अप्लाई होता है। तीसरा है टाइमली नोटिस ऑफ इंजरी, अगर आपके पास कोई इंजरी हुआ है आपको, तो अभी मैंने बोला था विद इन 30 डेज जो है आपको रिपोर्ट करना होगा, तभी आप कंपनसेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये सारी चीजें कंडीशन है। अब एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन देखिए पहला है द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन, मतलब एक्सेप्शन हो गया कि कब कब एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, इसके बारे में सेक्शन 75 में बताया गया है। तो पहला है इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और सीरियस डिसेबलमेंट एंड कॉज्ड बाय एम्प्लॉयज विलफुल डिसोबीडियंट ऑफ सेफ्टी रूल। ठीक है, पहला देखिए कितना अच्छा बताया है, ये बोल रहा है कि अगर आपके साथ कोई इंजरी होती है, ठीक है, जिसमें आपकी डेथ ना हुई हो और आप कोई सीरियस डिसेबल ना हुए हो, ठीक है, और वैसे मामले में आपने आपकी लापरवाही है, आपने जानबूझकर जो है सेफ्टी रूल को डिसोबे किया है। ठीक है, मतलब आपको जो बोला गया था पीपीई किट पहन लो, मास्क पहन लो, हैंड ग्लव्स पहन लो, तब काम करो, आपने नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। दूसरा है इंजरी कॉज्ड बाय द एम्प्लॉई being under the influence of alcohol or drugs engaged in willful misconduct, अगर कोई बंदा जो एम्प्लॉई है अगर इंजरी होता है
और वो नशे की हालत में होता है या ड्रग्स लेके करता है, ठीक है, भले ही वो काम पर हो या कोई मिसकंडक्ट करके ऐसा कोई हादसा होता है तो भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो है एम्प्लॉयर कुछ कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे सेफ्टी और हेल्थ अगर वर्क प्लेस पर सही है या नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई हादसा होता है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय बीमार होता है या डिसेबल होता है, ठीक है, तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी स्टाफ के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनका भी रिपोर्ट जो है कंपनी को बना के रखना चाहिए, खास करके डेथ वाले मामलों में। तो ये सारी चीजें जो है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का जो है उसके सैलिएंट फीचर आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या है सैलिएंट फीचर? तो द कोड सैलिएंट फीचर क्या होता है, मतलब पहले जमाने में बहुत सारे ऐसे लॉज थे, आपको पता होगा, जो आज के जमाने के लिए परफेक्ट नहीं थे, ठीक है, तो हमने उनको निकाल दिया और हमने नया लॉ बनाया। ये क्या है? ये सैलिएंट फीचर है। हमने बहुत सारे मेजर लॉज को जो है हटा दिए, गवर्नमेंट के जो लॉज थे, ठीक है, और हमने आज के ज़माने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हुए, डिफाइन करते हुए, ठीक है, हमने नए लॉज बनाए। इसमें हमने मैटरनिटी बेनिफिट को एक्सप्लेन किया, ठीक है, इनहांस किया, एक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने एम्प्लॉय के कंपनसेशन को बढ़ाया, ग्रेचुइटी के रूल को बदल दिया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के लिए हमने जो है काम किया। तो मतलब इसमें सारी चीज़ों को यूनिवर्सल तौर पे जो है मॉडिफाई किया गया। आगे पढ़ता हूँ मैं। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 is one of the four major labor law codes introduced by the government of India to simplify and consolidate India's complex labor laws. ठीक है, this code specifically focuses on extending social security benefit. ठीक है, ये कोड है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए और एक कोड है हेल्थ के लिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब इकोनॉमिकली आपको सारी बेनिफिट मिलने चाहिए, आपके सैलरी नहीं कटने चाहिए, ठीक है, ग्रेचुइटी मिलना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, इंश्योरेंस आपको मिलना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड, और एक हमने हेल्थ के लिए बनाया जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, ठीक है, उस कोड बोलते हैं उसको। तो ये हो गया। इसके बाद द कोड स्पेसिफिकली फोकस ऑन एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू ऑल वर्कर, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर हो, गिग वर्कर हो, ठीक है, फॉर्मल हो, अनफॉर्मल हो, प्लेटफॉर्म हो, गिग हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, सभी तरीके के जो वर्कर्स होते हैं हमने उनके सोशल वेलफेयर के लिए ये एक्ट में प्रावधान किया, ठीक है। अब हमने इसका सैलिएंट फीचर क्या है? पहला है कंसोलिडेशन ऑफ लॉज, ठीक है, बहुत सारे लॉज को हमने कंसोलिडेट किया ना, और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया जिसका नाम रखा सोशल सिक्योरिटी कोड। अब हमने इसमें कौन कौन से एक्ट को हटा दिया? पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 1952 का, हमने हटा दिया। हमने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को हटा दिया, 1948 का था। हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हटा दिया, 1961 का था। हमने ग्रेचुइटी एक्ट हटा दिया, 1972 का था। हमने कॉम्पनसेशन एक्ट हटा दिया, 1923 का था। तो ऐसे तरीके में हमने 10 से 12 लॉज, ठीक है, हटा दिए, ठीक है। मेजर मेजर तो हमने 9 लॉज तो ऐसे ही हटा दिए, बाकी छुटक मुटक जो था उस हिसाब से हमने बहुत सारे लॉज को हटाए। हमने कंसोलिडेट किया, ठीक है, और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया जिसका नाम रखा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो पहला फीचर क्या है? कंसोलिडेशन, हमने कंसोलिडेट किया। दूसरा है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। पहले वाला जो लॉज था वो बहुत सारे वर्कर को कवर नहीं करता था। पहले वाले में हमने ऑर्गेनाइज्ड वर्कर या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का प्रावधान ही नहीं रखा था। हमने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में बताया ही नहीं था। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी होता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने सभी जितने भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड हो, हमने सबको कवर कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया सैलिएंट फीचर? यूनिवर्सल सिक्योरिटी कवरेज।
तीसरा है नेशनल एंड स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। पहले वाले में जो था मतलब इस तरीके का स्पेसिफिक प्रावधान नहीं था, खास करके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया, इसमें हमने स्टेट लेवल पे भी सिक्योरिटी बोर्ड बनाए और नेशनल लेवल पे भी सिक्योरिटी बोर्ड बनाया, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड कहलाया, ठीक है। वो पॉलिसी मेकिंग और मॉनिटरिंग का काम करते हैं। और इसके बाद स्टेट लेवल के जो सिक्योरिटी बोर्ड हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट लेवल पे, जो भी सारे स्कीम्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तीसरा क्या हो गया हमारा सैलिएंट फीचर, नेशनल एंड स्टेट लेवल सिक्योरिटी बोर्ड, ये याद रखिएगा। फोर्थ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑल। हमने इस एक्ट में सोशल सिक्योरिटी हर तबके के वर्कर के लिए रखा है, ठीक है। क्या रखा है उसमें, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर किया हमने, मैटरनिटी बेनिफिट कवर किया, हेल्थ बेनिफिट कवर किया, पेंशन का प्रावधान किया, एजुकेशन में सपोर्ट देने के लिए स्कीम बनाए, हाउसिंग घर देने का स्कीम बनाया हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने फॉर ऑल कर दिया, पहले वाले में फॉर ऑल नहीं था, ठीक है। पहले वाले में ये सारे जो वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, गिग, प्लेटफॉर्म, इसका प्रावधान ही नहीं था, तो फिर ऑल कैसे होगा, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर फोर्थ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन थ्रू ई श्रम पोर्टल। पहले जमाने में रजिस्ट्रेशन का भी इतना कोई प्रेशर नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब से हमने सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक्ट लाया 2020 में, तो हमने सभी तबके के वर्कर को रजिस्टर करने के लिए कहा, ताकि एक तरीके से फॉर यूनिफॉर्मिटी आए, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। और एक तरीके का डेटाबेस तैयार हो जिसके आधार पर सरकार को ये पता चले कि हमने जो सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जो स्कीमें लागू की है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक पोर्टल भी बनाया जिसका नाम रखा ई श्रम, कि हर तरह के वर्कर को यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक यूएएन नंबर मिलेगा, अकाउंट नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बेनिफिट सरकार के द्वारा होगा वो डायरेक्ट डिलीवर उनको किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर रिकॉग्निशन। तो ये तो अभी मैंने बताया था कि पहले वाले लॉज में ये गिग वर्कर का, प्लेटफॉर्म वर्कर का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में प्रावधान नहीं था। हमने इस एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया, उनको जगह दी, ठीक है। तो ये भी एक सैलिएंट फीचर है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। पहले वाला जो लॉज था बहुत सारे, उसमें कोई ऐसा फंड के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था। लेकिन हमने सोशल सिक्योरिटी कोड जब लाया तो इसमें हमने सोशल सिक्योरिटी फंड का एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सोशल सिक्योरिटी फंड सेटअप करेंगे, ठीक है। किनके लिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए, ताकि उनको जो बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स है, उनको डायरेक्टली मिल पाए, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या हो गया इसका साइलेंट फीचर, क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, ये भी इस एक्ट के तहत नया आया था। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी कवरेज, ठीक है। पहले वाले में इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा होगा, बहुत सारी चीजें होती थी। अभी तो आपने सुना होगा कि आपके अकाउंट में पीएफ आता है, अब आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हो, किसी को जाके वो मतलब डॉक्यूमेंट भरो, पेपर दो, जमा करो, ये सारी चीजें नहीं है। अब कितना फ्लेक्सिबल हो गया कि भाई अब आपका पैसा आपके खाते में आएगा, जब चाहो तब निकाल लो, तो कितनी सुविधाएं हो गई। तो अभी वाला जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो ये एक तरीके से फीचर्स ही है हमारे नए वाले का, ठीक है। इसके बाद है ग्रेचुइटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी है। पहले वाले में इतना जो है क्या बोलते हैं मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था, अभी वाले में हमने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। जो काम करने का ड्यूरेशन था उसको भी हमने अभी कम किया है, ठीक है। इसके बाद हमने मैटरनिटी बेनिफिट को भी जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तक को जो है हमने कवर कर दिया। पहले वाले में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कहीं भी नहीं था मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। लेकिन अभी वाले में हमने उनको एक्सटेंड किया है। तो ये सारी चीजें जो है
एक तरीके से सैलिएंट फीचर का मतलब सैलिएंट फीचर कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम बेस्ड वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। होम बेस्ड वर्कर कौन होते हैं? होम बेस्ड वर्कर आर वर्कर हु परफॉर्म वर्क और सर्विस फ्रॉम देयर ओन होम और प्रेमाइसेज रेदर देन द एम्प्लॉयर्स वर्क प्लेस और अ फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, होम बेस्ड वर्कर का मतलब आपको पता होगा, मतलब मुंबई में भी मैंने देखा है बहुत जगह कि महिलाएं ना घर पे वो मतलब जैसे स्टेपल का होता है ना डब्बा, उसमें स्टेपल का पिन भरते हैं, वो भी काम करते हैं वो लोग घर पे ही बैठ के, खुद से ही सामान लाते हैं, खुद से ही भर के, और जो वेंडर होता है उनको बेच के आ जाते हैं, या वेंडर ही उनको दे देते हैं कि आप घर पे बना के जितना बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा पिन वगैरह जो आता है वो भी पैकिंग का रहता है। फिर आपका नाक का या जो कान का कुछ बनाते हैं ना रेडीमेड ज्वेलरी, उस पे जो डायमंड लगाते हैं वो भी लोग महिला लोग घर पे बनाते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होम बेस्ड वर्कर हो जाते हैं। ठीक है, जो घर पे ही बैठ के अपना काम जो है करते हैं या कोई भी सर्विस अपना घर से ही करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, किसी एम्प्लॉयर के वर्क प्लेस पे जाए बगैर, तो ये हो गया, तो ये हो जाता है होम बेस्ड वर्कर। और इसमें और आगे है दे यूजुअली वर्क विद और विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। वो जो होते हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी काम करते हैं और खुद से भी करते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी। ठीक है, ऑफ्टन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग पैकेजिंग हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी। अभी ही मैंने बताया कि मैंने बहुत जगह मुंबई में देखा है, आप खास करके जाओगे मलाड ईस्ट में, अप्पापाड़ा में या मालवनी में, तो बहुत सारी महिलाएं घर पे ही ये सारी चीजें करती हैं, पैकेजिंग का कोई करते हैं, कोई हैंडक्राफ्ट का मतलब डाकीना बिठाने का, वो क्या बोलता है डायमंड जो होता है ना छोटा छोटा वो बिठाने का। ठीक है, स्टेपल का पिन वगैरह सब डब्बे में भरने का, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होम बेस्ड वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका इसमें और है वर्क इज डन एट और नियर दी होम, उनके घर के आसपास ही वो काम करते हैं। ठीक है, उनका खुद का टूल होता है, सही बात है। ठीक है, इसके बाद होता है वो फिक्स रेट या टास्क बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनका जो सैलरी होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये मतलब मेन एसेंशियल है कि उनका एकदम पीस के हिसाब से रेट मिलता है, या काम जितना करोगे उतना। जैसे मान के चलिए आपको दिया गया है 100 पिन के डब्बे बनाने, मतलब स्टेपल का पिन है आपको दे दिया एक गोली, उसको डब्बे में भरना है। अब आप 1000 डब्बा बना के भर के रख दी तो आपको पीस के हिसाब से दिया जाएगा। तो मतलब एक हिसाब से पीस के हिसाब से आपको मिलता है या टास्क के हिसाब से मिलता है, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका किधर गया, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। इसमें दो वर्कर के बारे में पूछा था, एक था हैंड बेस्ड और एक है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर इंडिविजुअल हु वर्क फॉर देमसेल्फ रेदर देन एन एम्प्लॉयर। दे own their name means of production or operate a business on their own account. They are not under a contract or of employment. They bear the entrepreneurial risk and control their work. Income depend on their own efforts and business performance. ठीक है, तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया था, ये जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चाय का टपरी होता है छोटा मोटा, ठीक है, या कोई छोटे मोटे शॉप्स वाले होते हैं, वो खुद ही मालिक होते हैं उस दुकान का, उसका किसी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है, वो खुद ही सैलरी कमाते हैं और खुद ही अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है। ठीक है, और कस्टमर और क्लाइंट का जैसा उनका रिलेशन होता है, स्मॉल शॉप ओनर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, या फ्रीलांसर हो गया। ठीक है, या अगर कोई प्रोफेशनल है जो टीचिंग का करता है या कोई भी ऐसा, तो वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इन लोगों के लिए भी जो है प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th नंबर का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है, तो टेम्पररी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट कि भाई वो ठीक हो सकता है, ठीक है, या उसका कोई बॉडी पार्ट जो है मतलब
वर्क अभी नहीं कर रहा है लेकिन बाद में कर सकता है, ठीक है। तो टेम्पररी नाम में ही लिखा है टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए वो बीमार है या उसका कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक पीरियड खत्म होने के बाद वो अपना काम कर सकता है, तो वो होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि भाई अब इसके बॉडी परमानेंटली इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब वो जीवन भर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट जो होता है वो सर्टेन टाइम के लिए होता है, जबकि परमानेंट जो डिसेबलमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वर्क कैपेबिलिटी, वर्कर में रिटर्न टू प्रीवियस जॉब आफ्टर रिकवरी। टेम्पररी डिसेबलमेंट जो होता है उसमें वर्कर को आने की संभावना होती है, ठीक है, कि वो आ सकता है क्योंकि उसका टेम्पररी है, वो जब भी रिकवर कर लेगा आ जाएगा। लेकिन परमानेंट डिसेबल जब हो जाता है कोई बंदा तो वो अपने काम पर वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। अगर आ भी पाता है तो वो लाइट वर्क कर पाएगा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा जो वो बॉडी उसका मतलब नहीं कर पाए, तो एक तरीके से नहीं ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्पररी जो डिसेबलमेंट होता है उसमें आपका जो कंपनसेशन होता है वो हाफ पेमेंट होता है। जब तक आप डिसेबल होते हैं ना उसमें आपको हाफ सैलरी आपको कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। जबकि आपका जब परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो आपको लमसम जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाता है, क्योंकि पता है उनको कि अब आप तो आओगे नहीं, तो आपको फाइनल एक ही बार अमाउंट दे दिया जाता है। तो ये जो है 2-4 डिफरेंसेस हैं जो आप मुँह से भी मतलब मन से भी बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे है टेम्पररी डिसेबलमेंट में कि बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो टेम्पररी हुए ना, ठीक हो जाओगे, ठीक है। या बैक में इंजरी हो गया कोई या हड्डी फ्रैक्चर हो गया कोई, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है रिकवरेबल है कि आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट डिसेबल में टोटल ब्लाइंडनेस हो गया मतलब अंधा ही हो गया, परमानेंट पैरालिसिस मार दिया, बॉडी अब वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें परमानेंट डिसेबल के अंदर कवर होती हैं। यही है घुमा फिरा के जो है डिटेल में दे दिया है, ठीक है। 19वां सवाल है आपका सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में सोशल सिक्योरिटी क्या है वो बताइए कुल मिला के, ठीक है। तो अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग and other construction worker, ठीक है, including a dedicated social security framework and cess collection mechanism. This build upon the earlier Building and Other Construction Worker Regulation Act 1996। तो ये जो है पहले वाले एक्ट से ही कवर किया गया है, ठीक है, लेकिन वो एक्ट हटा दिया गया तो इसमें थोड़ी बहुत उसके बारे में प्रोविजन ऐड किया गया, ठीक है। तो हु आर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, यहाँ पे पूछ रहा था ना बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन क्या है सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, सवाल आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो कौन होता है। तो वर्कर इंगेज्ड इन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सच एज रोड ब्रिज बिल्डिंग पाइपलाइन एक्सेट्रा एक्सक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री माइंस रेलवे वर्क, ठीक है। अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर में नहीं आएगा, अगर माइन में काम करते हैं तो भी नहीं आएगा, अगर रेलवे में काम करते हैं तो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन आएंगे जो रोड बनने में काम करते हैं, बिल्डिंग बनने में काम करते हैं, ब्रिज बनने में काम करते हैं, पाइपलाइन बनने में काम करते हैं, ठीक है। ये सारे जो वर्कर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। जैसे कारपेंटर का काम होगा, उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम होगा, वायर लगाना, प्लम्बर का काम होगा, पेंटर का काम होगा, कलर करने का, वेल्डर का काम होगा, कहीं लोहा वगैरह जोड़ने का रहेगा, ज्वाइंट करने का रहेगा, ठीक है। हेल्पर का काम रहेगा सामान वगैरह देने का, ठीक है। तो ये सारे जो वर्कर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा था सवाल कि सोशल सिक्योरिटी क्या है इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए कोई प्रोविजन है या नहीं है, बेनिफिट है या नहीं है।
ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड मैंडेट द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, सच एज पहला हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल केयर, मैटरनिटी असिस्टेंस, ये सारी चीजें उनको मिलेंगे, किनको, कंस्ट्रक्शन वर्कर को। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, अगर वो बीमार हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद है ओल्ड एज प्रोटेक्शन, पेंशन वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी है उनको मिलेगा। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड एजुकेशन, हाउसिंग स्कीम के तहत घर मिलेगा, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो नहीं स्किल्ड हैं उनको स्किल सिखाया जाएगा। और फ्यूनरल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, मतलब डेथ के लिए खर्चा जो होता है ना, मरने के बाद जो खर्च होता है उनके अंतिम संस्कार में, वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद सेस के बारे में है, तो सेस क्या होता है, ए टैक्स, ठीक है, लिवाई इम्पोज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू फंड वेलफेयर मेजर्स फॉर BOCW, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, उससे जो है गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, ठीक है। वो टैक्स उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले से लिया जाता है, और वो जो टैक्स कलेक्ट होता है वो फिर इन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए खर्च किए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये जो सेस यहाँ पे बात की गई है वो सेस एक तरीके का टैक्स है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक होता है उससे कलेक्ट किया जाता है, और वही फंड ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है होते हैं उनके स्कीम में लगाए जाते हैं। ये सेस कौन पे करता है, ये सेस एम्प्लॉयर, मालिक या बिल्डर जो है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को चालू करते समय पे करता है, ठीक है। क्या होता है सेस, मतलब कितना रेट होता है सेस का, रेंज बिटवीन 1 and 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का टोटल अमाउंट जो होगा ना उसका 1 या 2%, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से कलेक्ट करती होगी उस हिसाब से भी कलेक्ट होता है, लेकिन 1% या 2% जो है सेस लगाया जाता है कंस्ट्रक्शन के मालिक के ऊपर, और वही जो सेस होता है, टैक्स होता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर में जाता है, ठीक है। कब ये पे किया जाता है सेस, जब कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो एडवांस में ही ये पे किया जाता है, ठीक है। और फिर ये वेलफेयर बोर्ड जो है इस सेस का इस्तेमाल करते हैं। द रोल एंड फंक्शंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, फंक्शन है, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। तो अंडर दी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, various social security organizations have been established or recognized to administer, regulate, and implement social security schemes across different categories of worker in India. ठीक है, these organizations are tasked with ensuring coverage, managing fund, and delivery benefit under the social security framework. ठीक है, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो हर वर्कर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी के अंदर काम करते हैं। आपका ESIC ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, इसके अंदर ही काम करते हैं। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है इसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वेलफेयर बोर्ड जो है इसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई रोल है, ठीक है, तो ये भी वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। अब इनके फंक्शन क्या-क्या हैं, तो पहला है एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। अब ये क्या करते हैं, तो देखिए ये करते हैं EPF, EPS एंड EDLI स्कीम को मतलब लागू करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। फिर इंडिविजुअल जो वर्कर होते हैं उनके अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर वो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हैं और फिर एम्प्लॉय को देते हैं। तो ये काम EPFO का है। दूसरा है
ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो अब ये ईएसआईसी क्या करता है, तो ईएसआईसी मेडिकल केयर और कैश बेनिफिट उस एम्प्लॉइज को देते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं या खुद से ही काम करते हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत उनका मेडिकल केयर और कैश बेनिफिट ईएसआईसी डिपार्टमेंट ही देखता है। ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं ईएसआईसी स्कीम को, मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट जो भी है वो सारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी भी सेटअप करते हैं। ठीक है, और ये इंस्पेक्ट भी करते हैं कि सारे जो प्रोविजन है इस लॉ के वो फुलफिल हो रहे हैं या कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। इनका काम है मेनली एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन स्कीम फॉर्मुलेशन, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, प्रोमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर अंडर ई श्रम ऐप। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का काम है। नेक्स्ट है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। इनका क्या काम है, तो ये रेकमेंड करते हैं स्पेसिफिक स्कीम के बारे में, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके भी काम करते हैं और ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी काम करते हैं। लास्टली है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ये क्या करते हैं, इशू फ्रेम करते हैं। ठीक है, फिर उनको जो है स्टैंडर्ड सेटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है प्रमोट करते हैं, ई श्रम हो गया आपका, और फिर फंडिंग एंड पॉलिसी ओवरसाइट। ये सारी चीजें इस आपके सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर किए गए हैं।